हेलो। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ध्रुव, गुड मॉर्निंग शोभा, गुड मॉर्निंग करीना, गुड मॉर्निंग सुजल, गुड मॉर्निंग दिव्या, गुड मॉर्निंग अरिजीत। अरिजीत तुम यहाँ क्या कर रहे हो? गुड मॉर्निंग साहिल, गुड मॉर्निंग भूपेंद्र, गुड मॉर्निंग आफरीन, गुड मॉर्निंग सचिन, गुड मॉर्निंग बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू द अनदर लाइव सेशन ऑफ नॉलेज एकेडमी सीएमए फाउंडेशन रिवीजन। लास्ट का कुछ पार्ट बचा था हमारा इसमें मैनेजमेंट के अंदर है ना, इस वाले फर्स्ट वाले चैप्टर का। यस, कंट्रोल होता है। कंट्रोल कंट्रोल वाला पोर्शन हो गया था हमारा। टाइप्स ऑफ कंट्रोल, एक्चुअली हमको ये करना है। कंट्रोलिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यस यस यस, यहाँ से हमको करना है। ओके, यस। चलिए, सो हम लोगों ने लास्ट में चेक किया था सर, कंट्रोल जो लास्ट फंक्शन हमारा बचता है उसकी हम बात कर रहे थे सर। ठीक है, कि बिना इस फंक्शन के तो मैनेजमेंट का कुछ सार नहीं निकलता, कुछ इंपॉर्टेंस नहीं रहता है। तो जो क्या प्रोसेस रहता है वो हमने बात कर लिया था। अभी हमको यहाँ से स्टार्ट करने का है कंट्रोलिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज से। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। कंट्रोलिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज का बात करें तो सर क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है वाइल कंट्रोलिंग दी ऑर्गेनाइजेशन, वाइल कंट्रोलिंग द प्रोसेसेस। तो देखिए, सबसे पहले आता है आपका व्हाट टू कंट्रोल, कि भाई हमको पता तो होना चाहिए क्या कंट्रोल करना है। ठीक है, कंट्रोल करना किसे है, किस चीज को कंट्रोल करने का बात हो रहा है, तो देखिएगा। In any organization or a work unit, managers have to decide in advance the area or points of activity which need to be controlled। सबसे पहले हमको मैनेजर को डिसाइड करना पड़ेगा भाई कौन सी एक्टिविटीज है, ऐसा कौन सा एरिया है काम का जिसको के कंट्रोल करने का जरूरत है। These are to be selected based on their importance in relation to the whole activity and desired results। तो भाई ये सभी चीज़ों का सिलेक्शन क्या आता है ऑन द बेसिस ऑफ द इम्पोर्टेंस, कि भाई वो पूरा एक्टिविटी कैसा है, क्या डिजायर्ड रिजल्ट्स हमको उनसे चाहिए, ऐसा कुछ। दिस लीड्स अस टू एग्जामिन टू कॉन्सेप्ट्स, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल एंड कंट्रोल ऑफ एक्सेप्शन। तो दो चीज़ों पे यहाँ पे हमारा निकल के चलता है, एक तो क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल एंड दूसरा कंट्रोल ऑफ एक्सेप्शंस। कुछ एक्सेप्शंस हम जो लेके चलते हैं कि भाई ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, देयर आर सम एक्सेप्शंस है ना। तो एक्सेप्शंस का कंट्रोल करना और एक हमेशा क्रिटिकल पॉइंट का कंट्रोल, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट का कंट्रोल करना है, क्रूशियल लेवल का कंट्रोल करके चलना। तो सबसे पहले बात करते हैं क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल क्या होता है। इन अ सिंपल ऑपरेटिंग सिस्टम, all aspects of the activity can be watched and controlled in a closed manner, but as a system becomes more complex, it may not be possible or necessary or economical to control each and every aspect of the activities. So in such cases, control have to be selective. A few key areas or aspects of the activity and their performance, good morning Tuba, and the performance have to be identified and control attention has to be focused on them। भाई क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल में क्या बोल रहा है कि भाई एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप देखोगे, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जिसमें मल्टीपल डिपार्टमेंट्स ना हो, जो मतलब थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में हो, जिसको आप क्या कर सकते हो, एक साथ सभी की सभी एक्टिविटीज को कंट्रोल कर सकते हो। तो बात ऐसी है, अगर आप सभी के सभी एक्टिविटीज पे अपना कंट्रोल एस्टेब्लिश करना चाहोगे, ठीक है, वहां पे आप सिलेक्टिव ना होके हर एक एक्टिविटी को कंट्रोल करना चाहोगे। एक सेकंड रुकना बच्चों। हाँ जी। सो क्रिटिकल पॉइंट में क्या बात कर रहा है कि बोले अरे सबका मत करो, सबका कंट्रोल मत करो, उसमें तुम्हारा कॉस्ट लगेगा, उसमें तुम्हारा टाइम जाएगा, तुम्हारा एफर्ट जाएगा। एक काम करने का जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सिलेक्टिव बनो, कुछ स्पेसिफाइड एरियाज का ही करो, सबका मत करो। ठीक है, तो वो आपका इसके अंदर आता है, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल में आता है। कि रादर देन
सभी की परफॉर्मेंस को देख के आप क्या कर रहे हो, वहाँ पे कंट्रोल एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हो, तो उसमें तुम्हारा टाइम जाएगा, एफर्ट जाएगा। तो एक काम करो, जो एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन के सबसे जो क्रूशियल एरियाज है ना, क्रूशियल जो एक्टिविटीज हैं, उनका कंट्रोल एस्टैब्लिश करो। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पे सिलेक्टिव होना मांग रहा है। ओके, द अंडरलाइंग अजम्पशन इज दैट द सिलेक्टेड की एरियाज और एस्पेक्ट्स आर क्रिटिकल टू द सर्वाइवल एंड सक्सेस ऑफ द सिस्टम। तो यहाँ पे हम अजम्पशन लेके चल रहे हैं कि जिन एक्टिविटीज का हम लोग कंट्रोल करने का बात करें ना, वो क्या है, वो बहुत क्रिटिकल है। ठीक है, वो मतलब क्रिटिकल मतलब इन्हीं पे कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन का सर्वाइवल या सक्सेस डिपेंड कर रहा है, तो हम उन्हीं का क्या कर रहे हैं, कंट्रोल एस्टैब्लिश कर रहे हैं। ठीक है, of the system in the sense of being limiting or bottleneck factors, and that by paying attention to them it is possible to ensure planned performance of the whole. जी सुनिएगा आगे। हेलो, हाँ जी। तो the selected key areas for control are variously called key result areas, key success factors, critical points और strategies। तो बेसिकली बात ऐसा है, जब की एरिया ऐसा करोगे तो क्रिटिकल पॉइंट एनालिसिस में चला जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ से। नेक्स्ट फिर आता है कंट्रोल बाय एक्सेप्शन। कंट्रोल बाय एक्सेप्शन मतलब मेजॉरिटी ऑफ द एक्सेस, सॉरी मेजॉरिटी ऑफ द एक्टिविटीज को, मेजॉरिटी ऑफ द एरियाज को आपको कंट्रोल करना है, एक्सेप्ट फ्यू, एक्सेप्ट फ्यू। भाई ऊपर वाले में क्या हो रहा है, हाँ जी, 104। तो कंट्रोल बाय एक्सेप्शन मतलब भाई ऊपर क्या करा, सिलेक्टिव रहे, कुछ कुछ को कंट्रोल करा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिलेक्टिव नहीं रहे, यहाँ पे बोले सब करेंगे, एक्सेप्ट फ्यू, एक्सेप्ट। ठीक है, तो कंट्रोल बाय एक्सेप्शन में क्या होगा, और इट इज ऑल्सो नोन एज मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। द प्रिंसिपल इज वाइडली प्रैक्टिस्ड by managers in organization. It means that managers at each level should pay attention to only exceptional and significant deviations from planned results. Only exceptional instances of offline, एक second, only exceptional instances of offline functioning of the system should have deserved managerial attention and remedial action. Performance which is largely within the permissible standards and in spite of the presence of minor deviations or disorder need to be referred to managerial attention. The idea behind the principle of control by exception is that no news is good news. If there is nothing to report, the presumption is that the system is functioning all right. देखो क्या कह रहा है, जैसे मैंने बोला, एज अ होल, एज अ होल बात कह रहा है। तो बेसिकली वो एरियाज जिधर डेविएशन है, परफॉर्मेंस में डेविएशन आ रहा है, आप यहाँ पे सभी को क्या कर रहे हो, सभी को एज अ होल कंट्रोल कर रहे हो। ठीक है, मॉनिटरिंग कर रहे हो। फिर कुछ ऐसे एरियाज जहाँ पे क्या आ रहा है, डेविएशन, कुछ कुछ एरियाज की परफॉर्मेंस में, कुछ कुछ एक्टिविटीज की परफॉर्मेंस में डेविएशंस अकर हो रहा है। तो जहाँ पे डेविएशंस अकर हो रहा है, वहां पे क्या करना, एक इफेक्टिव कंट्रोल एस्टेब्लिश करना। ठीक है, या उन्हीं का मैनेजमेंट प्रॉपरली करना, ये कहलाता है आपका कंट्रोल बाय एक्सेप्शन। इसको मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन कहा जाता है। ठीक है, ऐसा चीज। नाइन टाइप्स ऑफ कंट्रोल, किस तरह का कंट्रोल होता है। तो जब हम टाइप्स ऑफ कंट्रोल का बात करें ऑर्गेनाइजेशंस के अकॉर्डिंग यदि बात की जाए, तो हिस्टोरिकल, और वी कैन से फीडबैक कंट्रोल, concurrent control and predictive of forward control। सर ये सब क्या होता है, बात करते हैं इनका। देखिएगा, सबसे पहले फीडबैक कंट्रोल का बात करते हैं। In all physical and biological systems, some message is transmitted in the form of mechanical transfer of energy, a chemical reaction, or any other means, which is also known as cybernetics. In social systems, also some important information is sent back to exercise control.
Any good managerial system controls itself by information feedback, which discloses errors in accomplishing goals and initiates corrective action. Feedback is the process of adjusting future action based upon information about past performances. Through feedback is Though feedback is after the fact, it is vital to control processes. Sometimes input variables are immeasurable. Example, values an employee brings to the a job और आर नॉट डिटेक्टेड एट द फीड फॉरवर्ड कंट्रोल पॉइंट. अभी समझो, इतना कुछ पढ़ने का जरूरत ही नहीं रहेगा, तुमको एक बार मैं बता देता हूँ. भाई हमने क्या करा, एक पर्टिकुलर टास्क दिया, एक पर्टिकुलर प्रोसेस फॉलो हो रहा है. फीडबैक में कैसा है कि जो एक्चुअल एक्टिविटीज हो रहा है, तो उन एक्टिविटीज का इंफॉर्मेशन किस तक पहुंच रहा है, मैनेजमेंट तक पहुंच रहा है. ठीक है, तो मतलब एक तरीके से ऐसा समझ सकते हैं, इंफॉर्मेशन का वापस रिवर्स में फ्लो हो रहा है टुवर्ड्स दी मैनेजमेंट, जिसमें उसको बताया जा रहा है कि भाई प्रेजेंट में ये चल रहा है, ये परफॉर्मेंस चल रहा है, अब आप देख लो क्या करना है. ठीक है, तो दैट इज योर फीडबैक कंट्रोल. यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, आपके फ्यूचर के जो बेस्ड इवेंट्स हैं, फ्यूचर में जो बेस आपकी एक्टिविटीज हैं जो होने वाली, उसको आप पास्ट के बेसिस पे क्या कर रहे हो, कहीं ना कहीं चेंज करना चाह रहे हो या उनका डिटर्मिनेशन कर रहे हो, तो ये आपका रहता है फीडबैक कंट्रोल. ठीक है, फिर आता है आपका कॉन्करेंट कंट्रोल. कॉन्करेंट कंट्रोल इज आल्सो नोन एज रियल टाइम कंट्रोल और वी कैन से स्टीयरिंग कंट्रोल. इट इज कंसर्न विद द एडजस्टमेंट ऑफ परफॉर्मेंस बिफोर any major damage is done. For instance, the navigator or of a ship adjusts its movement continuously, or the driver of a car adjusts its steering continuously depending upon the direction of destination, obstacles, and other factors. In a factory, control chart is an example of concurrent control. Concurrent control occurs while an activity is taking place. मतलब concurrent मतलब रियल टाइम कंट्रोल. अभी वो एक्टिविटी हो रहा है और अभी अभी वो एक्टिविटी हो रहा है और अभी के अभी हम क्या कर रहे हैं, उसके ऊपर कंट्रोल एस्टैब्लिश कर रहे हैं. ठीक है, जैसे आप अभी, जैसे मैंने इसमें एग्जांपल दिया, आप कार ड्राइव कर रहे हो, तो कार ड्राइव करो तो स्टीयरिंग को रेगुलर बेसिस पे आप मूव कर रहे हो, है ना, तो वो आपकी कंट्रोल पे है रेगुलर बेसिस पे. तो इट टाइप ऑफ कंट्रोल जो मीन टाइम हो रहा है, बेसिस पे हो रहा है, दैट इज कॉल्ड कॉन्करेंट कंट्रोल. ठीक है, फीडबैक में क्या था, पहले वो चीज हो चुकी है, अब उसका कंट्रोल अपन स्टैब्लिश कर रहे हैं. टाइम कंट्रोल हो गया. अब आता है आपका फीड फॉरवर्ड कंट्रोल, मतलब पहले से ही प्रिडिक्ट करके आप कुछ कंट्रोल करना चाह रहे हो. ठीक है, देखिएगा इसको भी. हेलो. हेलो. हाँ जी. हाँ जी, चलिए बात करते हैं फीड फॉरवर्ड कंट्रोल का. फीड फॉरवर्ड कंट्रोल इन्वॉल्व्स evaluation of inputs. Feed forward follows the simple principle that an organization is not stronger than its weakest link. For instance, if a machine is not functioning properly, the operator will look for certain critical components to see whether they are working well or not. The same logic applies to feed forward control. It is essential to determine and monitor the critical inputs into any operating system. Preventive maintenance program is an important example of feed forward control. It is employed to prevent a breakdown in machinery. Another example of feed forward control is formulation of policies to prevent critical problem from occurring. For instance, a policy मतलब बेसिकली क्या होने वाला है यहाँ पे, भाई कुछ ऐसे जो कि क्रिटिकल इनपुट्स, तो इनपुट्स जो अपन ने यूज, जो वीक पॉइंट है ना, जो वीक पॉइंट है जिसमें डैमेज आ सकता है, तो उनको क्या करने का, उनमें पहले से प्रिवेंटिव एक्शंस. ठीक है, हमको ऐसा लगा अब हो सकता है ये जो है अपना पूरा नहीं दे पा रहा है, ये वीक लिंक साबित हो रहा है हमारा, तो रादर कि स्ट्रॉन्ग पॉइंट से फोकस किया, जब आप अपने वीक लिंक्स पे फोकस करते हो तो वो इसमें आपके आता है फीड फॉरवर्ड कंट्रोल में. ठीक है, ऐसा कुछ आगे बढ़ते हैं यहाँ से. इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं ऐसा कुछ, बहुत ऐसा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं, इसलिए मैं इसको फटाफट निकाल रहा हूँ बच्चों. ठीक है, ऐसा मत समझिएगा कि सर ये क्या हो गया, फटाफट फटाफट निकाल दिया आपने तो. मैनेजमेंट शुड इग्नोर माइनर डेविएशंस एंड फोकस ऑन सिग्निफिकेंट डेविएशन. यस 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 एग्जैक्टली, ये आप बात कर रहे हो उसका. इसका ऊपर वाले का, कंट्रोल बाय एक्सेप्शंस का, न्यूट्रुक. एक सेकेंड.
तो ये हुआ हमारा नेक्स्ट प्रिक्विजिट्स ऑफ एन इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम। एक अच्छे कंट्रोल सिस्टम के क्या क्या प्रिक्विजिट्स हैं, ठीक है। तो देखिएगा, एनी कंट्रोल सिस्टम शुड मीट सर्टेन रिक्वायरमेंट्स इन ऑर्डर टू बी इफेक्टिव। कौन से होने चाहिए एक अच्छे कंट्रोल सिस्टम में, क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होना चाहिए। अगर आपको कंट्रोलिंग अच्छे से करना है तो क्या क्या चीज़ें हैं जो वहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए, क्या क्या प्रिक्विजिट्स हैं उसके। तो इधर कुछ आपको 13 पॉइंट्स दिया हुआ है, तो ये सब चीज़ों का एग्जिस्टेंस होना चाहिए फॉर एस्टैब्लिशिंग इफेक्टिव कंट्रोल। क्या क्या चीज़ें हैं सर? तो देयर शुड बी अ मैच बिटवीन द टाइप ऑफ फंक्शन एंड द सिस्टम ऑफ कंट्रोल एट ऑल लेवल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कि भाई एक प्रॉपर मैच होना चाहिए सर, कि जो फंक्शंस आप परफॉर्म कर रहे हो, जो सिस्टम ऑफ कंट्रोल आपने स्टैब्लिश किया है हर एक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे, उनमें एक प्रॉपर को। दूसरा, द कंट्रोल सिस्टम शुड बी सेंसिटिव इनफ, द कंट्रोल सिस्टम शुड बी सेंसिटिव इनफ टू पॉइंट आउट डेविएशंस फ्रॉम प्लान्स इमीडिएटली सो दैट करेक्टिव एक्शन जो है टाइमली लिया जा सके। मतलब कुछ भी अगर डेविएशंस आ रहा है तो आपका कंट्रोल सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि फट से फट, भाई एज एंड व्हेन वो चीज़ अगर हुआ फट तो डेविएशन के बारे में रिपोर्ट करते, सो दैट एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम क्या कर सकें, हम करेक्टिव एक्शन ले सकें। ओके, हाँ जी सर। देन द कंट्रोल सिस्टम शुड बी फ्लेक्सिबल एंड फॉरवर्ड लुकिंग। कंट्रोल सिस्टम कैसा होना चाहिए सर? फ्लेक्सिबल होना चाहिए, आगे क्या करना है वो हमको देखना चाहिए। Looking just like the planning system to enable the organization and subsystem to adapt and adjust the goals and the means of reaching them in turn with the change in the environment to maintain a sort of dynamic equilibrium। मतलब बेसिकली अगर कोई भी चेंजेस ऐसा लग रहा है कि बिजनेस एनवायरनमेंट में कोई भी चेंज अगर होने वाला है तो कंट्रोल सिस्टम एकदम ऐसा फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि भाई जो भी चीज रिक्वायर्ड है तो एज सून पॉसिबल को हम ऑर्गेनाइजेशन में ला सकें, ठीक है। ऐसी चीज। देन द कंट्रोल सिस्टम should focus on strategic and key activity areas or points which are critical to overall performance। तो कंट्रोल सिस्टम को हमेशा किस पे, जो की एक्टिविटीज हैं, जो मेन एक्टिविटीज जो प्रोडक्शन को मेनली हैम्पर कर सकती हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन के परफॉर्मेंस को हैम्पर कर सकती है, उन पे मेन फोकस करना चाहिए। द कंट्रोल सिस्टम शुड इनेबल मैनेजर्स टू यूटिलाइज देयर टाइम एंड टैलेंट मोस्ट इफेक्टिवली बाय कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन मेजर और एक्सेप्शनल डेविएशंस। तो भाई कंट्रोल सिस्टम कुछ ऐसा होना चाहिए सर जिसमें जो मैनेजर है उसका जो टाइम है वो एकदम इन द बेस्ट पॉसिबल वे यूज हो पाए, उसका टाइम और उसका टैलेंट, कि भाई जो मेजर जो कंसर्न्स हैं उसी पे उनका फोकस रहे, माइनर जो एक्टिविटीज हो रही, माइनर जो डेविएशंस उस पर उसको ध्यान न देना पड़े, ठीक है। द कंट्रोल सिस्टम शुड बी फॉर्मल एंड ऑब्जेक्टिव एज फार एज पॉसिबल। जहाँ तक हो सके कंट्रोल सिस्टम कैसा होना चाहिए सर? इट शुड बी अ फॉर्मल वन, ठीक है, जहाँ तक पॉसिबल हो सके, और ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड होना चाहिए कि हाँ हमको ऑब्जेक्टिव जो है अचीव करना है ऐसा। इन फेयरनेस टू दोस्त हुज परफॉर्मेंस इज मॉनिटर्ड, regulated and evaluated to some extent, quantification of performance standards meet this requirement। तो बेसिकली फॉर्मल होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव बेस्ड होना चाहिए। देन द कंट्रोल सिस्टम शुड बी कंसिस्टेंट विद द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। भाई जो कंट्रोल सिस्टम आपने स्टैब्लिश किया ना तो वो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर तो अलग ही चल रहा है और तुमने कंट्रोल सिस्टम जो स्टैब्लिश करा वो अलग ही कुछ करा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इट शुड बी कंसिस्टेंट विद द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, इट शुड बी बिल्ट इनटू द हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, जैसे भी चलना चाहिए, हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप में चलना चाहिए, वर्टिकल अथॉरिटी रिलेशनशिप में चलना चाहिए। इन अ सेंस द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज अ कंट्रोल सिस्टम designed to achieve predetermined goals. Controls are nothing more than means to achieve certain ends. They are not ends in themselves, they are a means to achieve ends. They should constantly focus on goals to be achieved, on values to be preserved and on interests to be promoted। तो हमेशा कंट्रोल सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि कंट्रोल सिस्टम क्या एक रास्ता है, एक तरीका, जैसे कि हम हमारे मीन्स हमारे जो एंड रिजल्ट उनको अचीव कर सकते हैं। तो कंट्रोल सिस्टम जो है वो हमेशा इस तरह का होना चाहिए कि जिससे हम क्या कर सकते हैं, हम जो मतलब जिससे हम हमारे जो टारगेट्स हैं उनको अचीव कर पाएँ, जो हमारी वैल्यूज उनको प्रिजर्व कर पाएँ, एंड जो इंटरेस्ट, कई लोग का जो इंटरेस्ट है उनका इंटरेस्ट मेंटेन रहे, ठीक है, ऐसा कुछ चीज़। देन द कंट्रोल सिस्टम शुड बी इकोनॉमिकल टू ऑपरेट। इकोनॉमी नीड नॉट however be exercised at the cost of effectiveness। Sometimes a simple inexpensive control system may be match the expensive highly sophisticated, तो basically बात ऐसा कर रहा है
कंट्रोल सिस्टम इकोनॉमिकल होना चाहिए, जरूरी नहीं कि महंगे महंगे इनपुट्स आप यूज करके जो है कंट्रोल सिस्टम स्टैब्लिश करो, ऐसा कुछ दरकार नहीं है। ठीक है, कंट्रोल सिस्टम जो है इकोनॉमिकल होना चाहिए। ओके, the control system should give due allowance to factors or variables which cannot be controlled but which affect, और कंट्रोल सिस्टम को हमेशा उन फैक्टर्स पे ध्यान देना चाहिए जिनको अपन कंट्रोल तो नहीं कर सकते बट जो हमारे बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन की उन पे मेन फोकस करना चाहिए। Then the control system should be designed to measure and evaluate the diverse dimensions of the performance of an individual activity areas। बात ऐसी है, कंट्रोल सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि जो कि हर मेजर मतलब हर तरह के यू नो डायमेंशंस को, हर तरह की परफॉर्मेंसेस को क्या कर पाए, इवेल्युएट कर पाए। बात खत्म, बहुत ज़्यादा बात नहीं करने का इसमें, सब फालतू चीज़ें। द मीन्स अडॉप्टेड टू अचीव गोल्स शुड ऑल्सो बी केप्ट अंडर वॉच बाय द कंट्रोल सिस्टम बिकॉज बोथ मीन्स एंड एंड्स आर इंपॉर्टेंट। भाई एंड्स का तो हमको ध्यान है कि हमको रिजल्ट अचीव करना है, बट जो तरीके हैं, जो रास्ता है, जिसको जो मीन्स आप यूज कर रहे हो टू अचीव दोस रिजल्ट, तो वो मीन्स पे भी हमारा फोकस रहना चाहिए। Finally, the control system should be understandable to those whose performance is sought to be regulated. The requirements of control should be communicated in a simple and straightforward manner to those who are abide by the system. तो बेसिकली कंट्रोल सिस्टम कुछ ऐसा होना चाहिए जो सबके समझ में आ सके कि हाँ ये है कंट्रोल सिस्टम, और यहाँ पे हम क्या कर सके, जो भी आपका इंफॉर्मेशन है, मतलब इस तरह का कंट्रोल सिस्टम होना चाहिए जिसमें एक जगह से हम जो भी चीज़ कम्युनिकेट करना है वो दूसरे डिपार्टमेंट एक स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में कम्युनिकेट कर सकें, ऐसा चीज़। प्रिंसिपल्स ऑफ कंट्रोल्स की क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं जो फॉलो करने चाहिए वाइल कंट्रोलिंग, वाइल एस्टैब्लिशिंग द कंट्रोल। प्रिंसिपल ऑफ एश्योरेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव, देखो इनको ज़्यादा डिटेल में करने का जरूरत नहीं, फटाफट पढ़ के निकालते हैं इनको। सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ एश्योरेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव, कि भाई कंट्रोल सिस्टम का मेन हमेशा प्रिंसिपल लेना चाहिए कि भाई जो हमारा ऑब्जेक्टिव है हम वो अचीव कर लेंगे, ये चीज़ का एश्योरेंस होना चाहिए। देन प्रिंसिपल ऑफ फ्यूचर डायरेक्टेड कंट्रोल्स, कि भाई फ्यूचर में, भाई अभी पास्ट की परफॉर्मेंस के बेसिस पे हम फ्यूचर में क्या करेंगे, इस तरीके से कंट्रोल को स्टैब्लिश करेंगे। देन प्रिंसिपल ऑफ कंट्रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी, the primary responsibility for the exercise of control rests in the manager charged with performance of the particular plans involved. There is unity of planning and control in each manager position. तो बेसिकली जब भी आप कंट्रोल एक्सरसाइज कर रहे हो, एक पर्सन जो कि कंट्रोल एक्सरसाइज करेगा उस पर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए। ठीक है, देन प्रिंसिपल ऑफ एफिशिएंसी ऑफ कंट्रोल, आप ऐसा नहीं कंट्रोल तो कर रहे हो पर एफिशिएंसी या इफेक्टिवनेस नहीं है, तो एफिशिएंसी के साथ कंट्रोल होना चाहिए, उस कंट्रोल का कुछ ना कुछ आउटपुट निकलना चाहिए, सिर्फ नाम के लिए कंट्रोल नहीं होना चाहिए, समझ रहे हो ऐसा। देन प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्ट कंट्रोल हो, तो इंस्टेड ऑफ इनडायरेक्ट कंट्रोल वहाँ डायरेक्ट कंट्रोल स्टैब्लिश किया जाए। ठीक, जो इसमें रिक्वायर्ड हो। प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ प्लान्स, हमारे प्लान्स हैं, प्लान्स के ही कंट्रोल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि प्लान्स तो अलग ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, हमारा कंट्रोल सिस्टम अलग डायरेक्शन में जा रहा है, दोनों के डायरेक्शंस में एक यूनिफॉर्मिटी होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सूटेबिलिटी, कंट्रोल सिस्टम को जैसा होना चाहिए जो ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को सूट करे। एंड प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी ऑफ कंट्रोल, जहाँ पे भी रिक्वायर्ड हो, देखो कंट्रोल एस्टैब्लिश करने के लिए आप एज ऑर्गेनाइजेशन पे तो कंट्रोल आप एस्टैब्लिश करोगे, संग ही संग आपका ये रहेगा जहाँ पे भी रिक्वायर्ड हो, जब भी रिक्वायर्ड हो इंडिविजुअल के ऊपर अलग से भी क्या हो आपका कंट्रोल एस्टैब्लिश रहे, कंट्रोल रहे। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ स्टैंडर्ड्स, कुछ स्टैंडर्ड्स चलना चाहिए, कंट्रोल द ऑर्गेनाइजेशन। प्रिंसिपल ऑफ क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल कि जो की एरियाज है सिर्फ उन्हीं पे कंट्रोल एस्टैब्लिश करना। प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्शन एंड प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कंट्रोल, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कंट्रोल मतलब जब भी कुछ चेंजेस अकर हो रहा है इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, वो फैक्टर्स में जो हमारे बस में नहीं है, तो कंट्रोल सिस्टम को जैसा होना चाहिए जो क्या कर सके, जो इजी सके, तो सेम ही चल रहा है। देन प्रिंसिपल ऑफ एक्शन के डेविएशंस मिल रहे हैं, हमको पता चला कि भाई ये डेविएशंस है, उन पे आपको कंट्रोल एस्टैब्लिश करना है, तो वो डेविएशंस को करेक्टिव करने के लिए जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, जो करेक्टिव एक्शंस है वो हाथों हाथ लेना चाहिए, तो ये होते हैं आपके प्रिंसिपल ऑफ एक्शन। तो ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो फॉलो करना रहता है वाइल कंट्रोल, कुछ नहीं करना इनको सब पढ़ के रख दो और कुछ भी करना है, ठीक है, सिर्फ पढ़ के रख देने का, ज़्यादा इसमें दिमाग लगाना होता तो मैं पहले ही तुमको बता चुका होता। ठीक है, चलो नाउ टेक्निक्स ऑफ कंट्रोल, यहाँ पे अलग अलग टेक्निक कंट्रोल को करने का। सर हेलो,
ये क्या हो गया सर, आपकी वॉइस बहुत स्लो है। हेलो। आवाज़ स्लो है। एक्चुअली मैंने देख नहीं रहा था मैसेजेस, एक सेकेंड। आज का टॉपिक सब बहुत बोरिंग सा लग रहा है। अभी टॉपिक तो ऐसा ही है बेटा, क्या करें। क्या नाम है तुम्हारा, आफरीन। अभी इसमें कुछ ज़्यादा कुछ ऐसा है नहीं, समझो। ये अगर इसमें कुछ ऐसा बहुत बड़ा कुछ समझाने का होता या कोई ऐसा बहुत बड़ा कुछ चीज़ होता तो मैं तुमको अच्छे से बताता, डोंट वरी। अभी इसमें कुछ है ही नहीं तो इसलिए इसको निकालना पड़ेगा। ठीक है। कोई कॉल भी कर रहा है, मुझे आवाज़ नहीं आ रही। एक सेकंड रुको। हेलो। अरे बाप रे, इतना दिक्कत आ रहा है क्या वॉइस में। हेलो 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 हेलो। एक सेकंड यार, मैं तो देखा ही नहीं अभी आज एक बार भी फ़ोन। अभी ये इतना कुछ थ्योरी थ्योरी चल रहा ना, इसको ऐसा फटाफट रीड करके निकालने का, तो उसमें मैं इतना बिजी हो गया कि मैं तुम लोग का नहीं देखा चैट। एक मिनट रुको, मैं देखता हूँ। फ़ोन करना पड़ेगा अरे तुमको तो। एक सेकंड रुको। सर एक बार फीड फॉरवर्ड कंट्रोल वापस बता दो। बताता हूँ। फीड फॉरवर्ड कंट्रोल प्रिवेंट प्रॉब्लम्स बिफोर दे अकर। तो ठीक है, वॉइस कट हो रही है सर। हाँ सर, वॉइस सही नहीं आ रही है। चैट देखिए सर। अरे 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 अरे। ये रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं है, डोंट वरी, रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं है। अरे मेरा फ़ोन, मेरा नज़र ही नहीं गया उस पे, क्या करूँ। पर मेरे एक्चुअली क्या ना, इसमें वॉइस जब करता है ना तो इसमें सामने हमको दिखता है, ग्रीन ग्रीन कुछ दिखता है हमको, बट वो प्रॉपर आ रहा है। तो इसलिए मुझे लगा वॉइस से ही जा रहा होगा, तो तुम लोगों का मैंने देखा ही नहीं यार, शिट। अरे बाप रे। बोले यार खुद बताओ, सर को कब से बोल रहे हैं, सर सुन ही नहीं रहे हैं। देख नहीं रहे हैं। अभी 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 क्लियर आ रही है क्या आवाज, अभी क्लियर आ रही है क्या आवाज यार। अरे स्कैम हो गया यार, स्कैम हो गया। हेलो। अभी क्लियर आ रही है क्या आवाज, गाना गा के बताऊं क्या तुम लोग को। ये बताओ मुझे, आवाज क्लियर है। चांद तारे तोड़ लाऊं, सारी दुनिया पर मैं छाऊं, बस 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 इतना सा ख्वाब है, बस इतना सा ख्वाब है। बताओ अभी आ रहा है आवाज प्रॉपरली। हेलो, रिप्लाई करोगे। हाँ अभी क्लियर है। अच्छा। अरे यार गड़बड़ हो गया, आवाज कैसे कट रहा था यार, कैसे पॉसिबल है ये। मैं समझ नहीं आ रहा। मैं हंसूं या परेशान हूँ। मैं आई कांट डिसाइड। गाना गाओ सर। चलो कोई बात। अरे यार, एक शायरी भी। हम्म। बेटा मुशायरा रखवा देते तुम्हारे लिए यहाँ पे, इसीलिए तो आता हूँ मैं। एक सेकंड रुकिएगा ना, एक सेकंड रुकिएगा, मैं आवाज बंद कर रहा हूँ। हाँ जी। अब मैंने ऑन कर लिया माइक है ना, उस समय मैंने पर्पसफुली ऑफ किया था। ओके डोंट वरी, मत घबराइएगा मत। एक सेकंड है ना बच्चों। बाकी कमाल ही हो गया आज तो यार। गजब, गजब। बच्चे बच्चे परेशान हो गए। आई एम सॉरी बच्चों। आई एम सॉरी, हाँ ये मैं जरूर बोल सकता हूँ कि आई एम सॉरी।
चलो फीड फॉरवर्ड ऐसा था बेटा, फीड फॉरवर्ड में ऐसा समझ लेने का मतलब प्रिवेंटिव बेसिस पे, मतलब आप पहले से ही वो क्या समझोगे, मतलब समझो तुमको क्या लग रहा है कि यार ये कोई डिपार्टमेंट है जो कि वीक है, या कोई मशीन है जो खराब होने वाला है, या कोई लेबर है ऐसा लग रहा है कि यार नहीं यार ये एम्प्लॉय सही से काम नहीं कर रहा, तो इससे पहले वो कुछ गड़बड़ करे या वो मशीन खराब हो या कुछ भी दिक्कत आए ना, उधर पहले ही उसको क्या कर लो, प्रिवेंटिव बेसिस पे उसमें करेक्टिव एक्शन ले लेने का, तो दैट इज कॉल्ड फीड फॉरवर्ड कंट्रोल। ठीक है बेटा, जिन्होंने भी पूछा था उनको बता दिया गया है, ठीक है। एक सेकेंड सर, माइनर सा इशू था बीच में बस, अच्छा माइनर सा इशू था क्या, कोई नहीं, वो मैं चेक कर लूंगा कि माइनर सा था मेजर था, डोंट वरी, उसका मैं चेक कर लूंगा। हेलो। देखो बच्चों, तो भाई बात ऐसी है कि ये मैंने आपको बता दिया अभी, ठीक है। देन सर माइनर सा इशू था, गुड गुड मॉर्निंग जयश्री, गुड मॉर्निंग। अभी माइनर सा इशू था या मेजर सा इशू था वो मैं देख लूंगा। अगर माइनर सा इशू हुआ और उसके बाद तुमने इतना हल्ला मचाया तो तुम देखना कल जो क्लास होगा ना तुम्हारा सबका बैंड बजा दूंगा मैं। इसके बाद भी किसी की सब्जेक्ट की क्लास है क्या सर? हाँ मैथ्स की क्लास, क्या हुआ तुम ऐसा मैसेज क्यों कर रहे हो? कल सर ने ग्रुप में मैसेज डाला तो था, शेड्यूल बताया तो था, तुम लोग को शेड्यूल नहीं पता है क्या आज का? 10:30 मैनेजमेंट, देन उसके बाद मैथ्स का क्लास अभी तुम्हारा। मैं तुमको बताता हूँ, रुको, नाउ इट्स क्लियर सर। मैं तुमको बताता हूँ एक बार शेड्यूल वापस से देख के, मैं खुद ही भूल गया यार, रुको। यस, इसके बाद तुम्हारा, अच्छा सर मेरे ख्याल से है ना, सर ने गड़बड़ कर दी है कि हर एक ग्रुप में मेरे ख्याल से शेड्यूल भेजना भूल गया, तो इसलिए तो सर ने बोला था तुम लोग को रिवीजन ग्रुप ज्वाइन कर लो। हर ग्रुप में भेजा तो था कि रिवीजन ग्रुप ज्वाइन कर लेना बच्चों, क्योंकि अब मतलब मान लो क्या है ना, इतने सारे ग्रुप है, सब में मैसेज नहीं पहुंच पाता, तो रिवीजन ग्रुप ज्वाइन किया होता तो ये दिक्कत ना आता। यस, मैथ्स का क्लास है तुम्हारा इसके बाद 12 बजे। मैं तुमको, अगर जिनके पास शेड्यूल नहीं पहुंचा, मैं तुमको शेड्यूल बता देता हूँ आज का क्लासेस का। अभी 12 बजे तुम्हारा मैथ्स का क्लास है ना, एंड 5 बजे तुम्हारा लॉ का क्लास है शाम को, फ्रॉम 5 to 6:30। ओके, ये आज का शेड्यूल है। डन। ना सर, शेड्यूल नहीं आया। ओके ओके। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, वो दूसरे ग्रुप में क्या होगा तो नहीं जा पाया होगा। माइनर नहीं था सर, बार बार ब्रेक हो रही थी एवरी 30 सेकेंड। ओके, आई एम सॉरी मनीषा, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। नहीं बताया सर। 12 to 1 मैथ्स रिवीजन ग्रुप में है, हाँ रिवीजन ग्रुप में है, मैंने बोला ना। Send करी थी हमारे रिवीजन ग्रुप की लिंक सेंड नहीं करी थी तुम्हारी ग्रुप में जयश्री। कोई बात नहीं, अभी पता चल गया तुमको, ठीक है। चलो आ जाओ, कंटिन्यू करें। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। देखिएगा, नाउ टेक्निक्स ऑफ कंट्रोल की बात करते हैं, ठीक है, टेक्निक्स ऑफ कंट्रोल। तो आप आप आ रहे हैं? अच्छा, मतलब कुछ कह रहे हैं, आ रहे हैं आप? हाँ, एक सेकंड बच्चों, एक मिनट। चलो देखो बच्चों, हाँ सर बताया था। ओके। चलिए, नाउ टेक्निक्स ऑफ कंट्रोल का बात करते हैं।
अभी ये सब बहुत ऐसा, देखो मैं तुमको बताता हूँ क्या करने का इसमें। ये पढ़ के जाने का ऐसा कुछ इसमें मतलब मज़ा नहीं आएगा तुमको। एक काम करने का बच्चों, ये जो टेक्निक्स ऑफ कंट्रोल दे रखा है ना, बेसिकली ये टेक्निक्स है ना, कुछ तरीके हैं जिनको यूज़ करके आप कंट्रोल इस्टेब्लिश कर सकते हो ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज। समझना मेरी बात को, ठीक है? ऑफ द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ वेरियस ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज को, जैसे समझो एक इसमें दे रखा है आपको बजटरी कंट्रोल। बजटरी कंट्रोल क्या होता है कि भाई एक ऑर्गेनाइजेशन का बजट कंट्रोल में रहे, उसके एक्सपेंडिचर्स, उसके रिसीट्स, उसके इनकम के सोर्सेज, उसके एक्सपेंसेस के सोर्सेज, ठीक है, उनको कंट्रोल में रखने का एक टेक्निक होता है बजटरी कंट्रोल। मैं आपको इन सब का एक ओवरव्यू देता चलता हूँ, इनको एक आप काम क्या करना, पढ़ के रख लेना, इतना तो कर सकते हो ना? क्योंकि अभी इसको रीड करने जाऊंगा वही तुम लोग को ऐसा फिर बोर जैसा होगा, वो मैं नहीं चाहता। ठीक है, तो इतना कुछ इतना बड़ा बड़ा पैराग्राफ मैं रीड तो नहीं करूँ। मैं तुमको समझा देता हूँ कि क्या चीज़ें हैं, और तुम क्या करना, शाम को मस्त ऐसा चाय पीने बैठना और तब एक बार रीड आउट कर लेना। ठीक है, दैट विल बी सफिशिएंट। पहले मैं आपको बताता हूँ बजटरी कंट्रोल क्या होता है। बजटरी कंट्रोल का जब भी हम बात करते हैं बच्चों, हाँ जी। तो बजटरी कंट्रोल का अपन लोग बात कर रहे थे। तो बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन चाहेगा कि अपने बजट्स को क्या करे, कंट्रोल में रखे। अभी बजट्स तो तुम लोग को पता है, बजट्स क्या होते हैं सर? बजट्स होता है सर, एक तरीके से अपन बोलें तो एक स्टेटमेंट होते हैं जिसके थ्रू अपन अपने एक्सपेंडिचर्स और जो रिसीट्स होती हैं उनका एस्टिमेशन लगाते हैं, और उनको हम कंट्रोल में रखने की कोशिश करते हैं कि हमारी जो रिसीट्स आएंगी उन रिसीट्स के बेसिस पे जब हम क्या करते हैं, हमारे एक्सपेंडिचर्स को कंट्रोल करते हैं सर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बजट बोलते हैं। तो बजटरी कंट्रोल मीन्स कि भाई एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा प्लान, ऐसा समझ के चलना, एक ऐसा कंट्रोल सिस्टम जिसके थ्रू आप अपने खर्चों को, ठीक है, कि भाई ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी तरह खर्चा हो, चाहे रेवेन्यू नेचर का खर्चा हो, चाहे कैपिटल नेचर का खर्चा हो, चाहे रेकरिंग बेसिस का खर्चा हो, चाहे सब्सिडरी से रिलेटेड खर्चा हो, कोई भी तरह खर्चा हो, तो उसको अपन क्या करें, कम से कम करने की कोशिश करें। ठीक है, चाहे वो रिप्लेसमेंट कॉस्ट ही क्यों ना हो, कोई मशीन का रिप्लेसमेंट कॉस्ट हो, किसी चीज का रिपेयरिंग कॉस्ट हो, कुछ भी हो, कुछ भी एक्स वाई जेड कुछ भी हो, तो उन सबको कंट्रोल करने का एक तरीका रहता है हमारा बजटरी कंट्रोल मेथड। ठीक है। दूसरा, बजट मतलब कितनी औकात है। अरे 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 तुबा, बेटा ऐसे वर्ड थोड़ा ना यूज में लेते, ऐसा मत बोलो, ये गलत बात है, समझ रहे हो तुम? हाँ जी। ओके सर। किया 135 पे। अ, बताता हूँ। इसमें सर, अब हाँ जी बच्चों, फिर आता है फाइनेंशियल। तो बेटा सुबह मैं आपसे बोल रहा था कि ऐसे वर्ड्स नहीं यूज करने का ना, अच्छी बात नहीं बेटा। देन दूसरा आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या है? अरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट वही चीज जो तुम बचपन से बनाते आ रहे हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लोज। ये क्यों बनाते हैं अपन? चलो तुमसे मैंने क्वेश्चन पूछा, तुम लोगों ने अकाउंट्स बहुत बचपन में बहुत अच्छा अच्छा पढ़ा है, मुझे बताओ ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्यों बनाए जाते हैं? तुम लोग इसका आंसर करो, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है, मेरे ख्याल से कुछ 20 सेकंड बाद तुम्हारे पास आवाज पहुंचेगी। चलो। यस, 20 सेकंड का डिले है। बताओ मुझे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्यों बनाए जाते हैं, क्या पर्पस क्या होता है इनका, बता पाओगे? प्रॉफिट फाइंड करने के लिए, तुबा का कहना है प्रॉफिट फाइंड करने के लिए बस, और कोई इसके अलावा कुछ बताओगे?
कैसे प्रॉफिट फाइंड करने के लिए करते हैं क्या है जी? इतना मतलब समझो तुम इतना ताम झाम कर रहे हो, इतना पैसा वैसा खर्च हो रहा है इन सब चीजों पे, तो सिर्फ प्रॉफिट फाइंड करने के लिए, पोजीशन ऑफ बिजनेस के लिए, प्रॉफिट फाइंड के लिए। ओके, तो देखो बच्चों, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ना केवल प्रॉफिट के लिए होती है, ना केवल बिजनेस की पोजीशन बता रही होती है, बेसिकली हमको हमारा फाइनेंशियल स्ट्रक्चर बताती है। ठीक है, ऑपरेशनल एक्टिविटीज जो हो रही है बिजनेस में, जितनी भी ऑपरेशनल एक्टिविटीज हो रही है बिजनेस में, उनकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करने का काम आती है। इंटरेस्ट ऑफ द स्टेक होल्डर्स को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। ठीक है, एक तरीके से हम ऐसा बोल सकते हैं, इन एवरी एस्पेक्ट हमको जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन चाहिए वो इनसे मिलता है। ओके, हेलो, हाँ जी। 75 किया है क्वांटिटी। हम्म 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 ओके, सो तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ना केवल एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है, बल्कि जितने भी स्टेक होल्डर्स है, जिनका इंटरेस्ट है इन दी ऑर्गेनाइजेशन, उनके भी काम आता है। जैसे मान लो कोई शेयर होल्डर है, अभी तुम शेयर होल्डर हो, तुम किसी कंपनी में पैसा लगाओगे, इन्वेस्ट करना चाहोगे, तो क्या तुम्हारा व्यू रहेगा? हाँ जी। हम्म ठीक है, तुम्हारा क्या इंटरेस्ट रहेगा कि भाई कंपनी जो है अच्छा परफॉर्म करे, उसके जो है ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स अच्छे होने चाहिए सर, और ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स के संग संग क्या होना चाहिए सर उसमें, अच्छा एक डिविडेंड रिटर्न निकलना चाहिए, अर्निंग पर शेयर अच्छा हो। तो ये सारा का सारा जानकारी मिलता है किधर से यार, ये सारा इन्फॉर्मेशन मिलता है किधर से सर? ये सारा का सारा जानकारी मिलता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ना हमको सिर्फ परफॉर्मेंस का इवैल्यूएशन करके दे रहा है, बल्कि हमको, मान लो कंपनी ने पहले से कुछ टारगेट सेट करके रखा था कि हमारा जो है कैपिटल इतना इतना बढ़ना चाहिए, हमारा डिविडेंड रिटर्न इतना होना चाहिए, तो अगर उसमें कोई डेविएशन आ रहा है ना, तो आप क्या कर सकते हो, इसकी मदद से करेक्टिव एक्शन ले सकते हो। तो ये होता है आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्लियर है? सर मुझे बजट वाली बात किसी टीचर ने ही बताई थी। अच्छा, अरे वो बात ठीक है, तुमको किसी टीचर ने बताई थी, पर ऐसा ठीक है, औकात पर ये सब मत बोलो ना, औकात पर यूज मत करना है ना, अच्छा नहीं लगता। यस यस, प्रॉफिट एंड बिजनेस के फाइनेंशियल कंडीशन जानने के लिए, बिजनेस की पोजीशन, कंपनी की कंडीशन, बिल्कुल बिल्कुल, सभी ने सब जैसा ही जवाब दिया। सर रिवीजन ग्रुप की लिंक कहाँ पर है, आप ही भेज दोगे ग्रुप में? हाँ मैं भेज दूंगा ग्रुप में, डोंट वरी। ठीक है, यूजर को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, यस, हर तरह के यूजर को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है बच्चों। ठीक है, हर तरह के यूजर को, मैं फिर से बोल रहा हूँ आपको, हर तरह के यूजर को। चलिए आगे बात करता हूँ अपन। आगे अगर अपन देखेंगे, नेक्स्ट आता है ब्रेक इवन एनालिसिस। ब्रेक इवन एनालिसिस क्या होता है, मैं तुमको एक बात बताता हूँ। एक पॉइंट होता है बच्चों जिसको अपन बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है कि सर ये वो पॉइंट होता है, ये आप ऐसा समझ के चलो, ये वो लेवल ऑफ सेल्स होता है जहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, तो वो प्रॉफिट के उसमें होता है, ना वो लॉस के सिचुएशन में होता है। ब्रेक इवन, जितना पैसा आया उतना गया। तो ब्रेक इवन एनालिसिस भी क्या करता है, ऑर्गेनाइजेशन को मदद करता है, ठीक है, जिससे कि वो अपने कॉस्ट, वॉल्यूम और प्रॉफिट, इन सबको क्या कर सके, मैनेज कर सके। ठीक है, तो ये भी एक कंट्रोल का टूल होता है बच्चों। देन होता है आपका मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम। मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम ये एक पूरा सिस्टम है जो विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड किया जाता है बाय द मैनेजर एंड इट्स टीम। क्यों बिल्ड किया जाता है? ताकि इंफॉर्मेशन जो है उसका डिससेमिनेशन, इंफॉर्मेशन का फ्लो काफी क्विकली हो सके इन टू दी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ दी ऑर्गेनाइजेशन। तो वो होता है मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम। फिर एक होता है आपका मैनेजमेंट ऑडिट। मैनेजमेंट ऑडिट मतलब समझते हो? ऑडिट मतलब होता है कि कोई इंडिविजुअल से, कोई ऐसा पर्सन पर्सन मे बी जो उस ऑर्गेनाइजेशन से वास्ता न रखता हो, तो उसके थ्रू क्या कराना, इवेल्युएशन कराना, एग्जामिनेशन कराना। तो कोई भी चीज का एग्जामिनेशन करना और उसका इवेल्युएशन करना इज कॉल्ड मैनेजमेंट ऑडिट। हेलो, हाँ जी, ओके सर, हाँ जी। तो वो होता है आपका मैनेजमेंट ऑडिट। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं बच्चों। तो मैनेजमेंट ऑडिट समझ में आया कि यहाँ पे जो मैनेजर है या मैनेजमेंट का जो प्रोसेस है, उसका क्या किया जाएगा, एक
क्रिटिकल इवैल्यूएशन, एक एग्जामिनेशन कंडक्ट करा जाएगा बाय एन इंडिपेंडेंट पर्सन, ठीक है, जिससे कि अपन को पता चलेगा कि हाँ भाई मैनेजमेंट के पूरे प्रोसेस में आखिर क्या दिक्कतें थी, क्या गड़बड़ी थी, या कुछ शॉर्टफॉल्स है तो उसको अपन क्या कर सकें, टाइमली बेसिस पे करेक्ट कर सकें, तो वो आपका मैनेजमेंट ऑडिट कहलाता है। क्लियर है बात? चलिए, तो ये आपके कुछ कंट्रोल के टूल्स हैं जो कि कोई मैनेजर यूज में ले सकता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन यूज में ले सकता है, इन ऑर्डर टू कंट्रोल, इन ऑर्डर टू व्हाट वी कैन से अप्लाई एन इफेक्टिव कंट्रोल। ठीक है, चलो, तो यहाँ तक अभी अपन ने करा है। नेक्स्ट इसमें हमारा आ रहा है कम्युनिकेशन वाला पार्ट। कम्युनिकेशन वाले पार्ट में अगर हम देखेंगे तो अभी है थोड़ा बाकी, कम्युनिकेशन बाकी है हमारा, कोऑर्डिनेशन डायरेक्टिंग बाकी है। ओके ओके ओके, चलो तो थोड़ा बहुत तो बाकी है। अभी अपन एक काम करते हैं, एक सेकेंड, क्या हुआ सर? अच्छा, अभी देखता हूँ मैं, अभी अब ऐसे बताऊँ। हाँ? आ, चलिए, तो बच्चों अभी एक्चुअली नेक्स्ट क्लास के टाइम होने जा रहा है, एंड फिर इसके बाद आपका मैथ्स का क्लास भी है, तो अभी इस क्लास को मैं यहीं पे वाइंड अप करता हूँ। अभी अपन ने जो है कम्युनिकेशन तक कंप्लीट कर लिया है। ओके, कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेशन वाला पार्ट अभी अपन नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है बच्चों, चलो, तो मैं तुमको बताया इसमें अभी तक, देखो आज जो अपन ने पढ़ाना, मैं तुमको बताता हूँ मेन क्या है। ये आपकी कंट्रोल की टेक्निक्स है जिसको मैंने आपको समझाया था, इसको आपको रीड करके रखना है। बाकी ये सब अपन ने आज जो पहले पढ़ा था ना, शुरुआत में सुबह 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 जो पढ़ा था स्टार्टिंग में, वो सब एक बार बस गो थ्रू करके रख दो, रीड आउट करके रख दो, इसमें और कुछ नहीं दिमाग लगाना। ठीक है बच्चों, चलो, तो अब कल जो है अपन ये वाला पोर्शन खत्म कर ही लेंगे लगभग मेरे हिसाब से। ठीक है, तो अब मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे जो रिमेनिंग पोर्शन इसका अपन कंप्लीट कर लेंगे। ओके, चलिए मिलते हैं बच्चों, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, थैंक यू वेरी मच।